हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक चलेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये कैग होता है क्या? अगर सिंपल वर्ड में बात करता हूँ तो ये कैग क्या है? आपका इंडिया के लिए चार्टेड अकाउंटेंट का वर्क करता है। तो जो भी अकाउंटिंग वगैरह होती है यूनियन के फंड की या फिर स्टेट की फंड की, तो वो कौन टैकल करता है? वो आपका कैग आपका टैकल करता है, उसको देखता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखते हैं, आर्टिकल 148 बात करता है, किसकी स्थापना करता है? आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला क्लॉज कहता है देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भारत का कौन होना चाहिए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वहाँ पे होना चाहिए, ये बात आपका पहला क्लॉज कहता है। और उसका रिमूवल बताता है यहाँ पे, शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन लाइक एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जिस तरह से और जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद से हटाया जा सकता है, वैसे ही आपका कैग भी हटाया जा सकता है। क्या ग्राउंड थे वहाँ पे? वहाँ पे आपका था मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। अगर कैग भी अगर मिसकंडक्ट करता है या फिर इनकैपेसिटी उसकी आती है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, अब इसकी जो शपथ है, उसको शपथ कौन दिलाएगा इसके पद की? वो दिलाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन करेगा, क्या करेगा? इसकी ओथ की शपथ दिलवाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस बिहाफ पे अपॉइंट किया गया। ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति नहीं तो राष्ट्रपति ने कहा कि ये व्यक्ति जो है कैग को ओथ की शपथ दिलवा, मतलब ओथ दिलवाएगा, शपथ दिलवाएगा। और ये जो ओथ है इसकी लैंग्वेज कहाँ दे रखी है? वो आपके थर्ड शेड्यूल या फिर तीसरी अनुसूची में दे रखी है। ठीक है, जो राष्ट्रपति की जो ओथ है वो आपके आर्टिकल 60 में दे रखी है, अनुच्छेद 60 में दे रखी है। बट जो बाकी अदर्स की जो ओथ वगैरह होती हैं वो कहाँ दे रखी होती है? थर्ड शेड्यूल में बाकी सारी ओथें दे रखी होती हैं। ठीक है, तो जो आपका 148 है ये किसकी स्थापना करता है? कैग की स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है द सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल बी सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय लॉ। तो जो सैलरी है या फिर कोई भी अदर कंडीशन है सर्विस की, ठीक है, तो वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो जो है विधि के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी। मतलब कि कोई लॉ वहाँ पे इनेक्ट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे ये देखा जाएगा। एंड शैल एज स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। और उसके साथ साथ जो दूसरी अनुसूची है, तो वहाँ पे सैलरी और अलाउंसेस की बात वहाँ पे दे रखी है कि किसको जो है कितनी सैलरी मिलेगी, कितना अलाउंसेस मिलेगा, वो यहाँ पे दे रखी है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको भी सैलरीज और फैसिलिटीज को मिलेंगी। नेक्स्ट 6th क्लॉज कहता है इसमें कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, ठीक है, जो आपके प्रशासनिक व्यय है ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग सैलरी। और इस व्यय में क्या क्या इंक्लूड है? सैलरीज भी इंक्लूड है, अलाउंसेस जो भी उनकी फैसिलिटीज जैसे कि गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, रेंट हो गया, ये सब है। या फिर इसमें पेंशन भी इसमें इंक्लूड है। तो वो पेएबल है इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन सर्विंग इन दैट ऑफिस। तो ये जो चीज़ें मिलेंगी किसको मिलेगी? जो कैग के पद पर होगा। ठीक है, एंड शैल बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो एक आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ये क्या होता है? यूनियन का एक तरह से अकाउंट होता है, जैसे कि आपके सेविंग्स और करंट अकाउंट होते हैं ना, तो ऐसी यूनियन का भी अकाउंट होता है जिसमें सारा ही फंड वहाँ पे इकट्ठा होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड में से ही हम उसकी सैलरी देंगे, उसकी फैसिलिटी जैसे रेंट वगैरह हो गया, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वो सब देंगे। अगर उसमें पेंशन वहाँ पे इंक्लूड है तो पेंशन भी। तो कहाँ से कटेंगे वो सारा अमाउंट? वो सारा अमाउंट कटेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये कहाँ बता रखा है? आर्टिकल 226 क्लॉज 1 में आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बता रखा है। ठीक है, और आपका जो है 148 क्लॉज 6 में आपको बता रखा है, क्या बता रखा है? कि यहाँ पे जो है इसकी सैलरी यहाँ से कटेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 149। यह बात करते हैं ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर इन जनरल। तो इसकी क्या क्या कर्तव्य होंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, और क्या क्या इनकी शक्ति होंगी, वो आपका आर्टिकल 149 बताता है। ये कहता है शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। तो इनके ऐसी ऐसी शक्तियाँ, ऐसे ऐसे कर्तव्य होंगे किसके रेस्पेक्ट में? अकाउंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। तो जो यूनियन है और जो स्टेट है, इसके जो अकाउंट्स हैं उसको लेके क्या क्या इनके कर्तव्य, क्या क्या इनकी शक्तियाँ होंगी। एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। तो जरूरी नहीं कि यूनियन और स्टेट की, या फिर कोई भी अगर अथॉरिटी है, ठीक है, या फिर कोई बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है, या फिर कोई भी कमीशन वगैरह हो सकता है, तो उसके रेस्पेक्ट में इनकी ड्यूटीज और कर्तव्य होंगी। क्या होंगी?
जो भी पार्लियामेंट वहाँ पे लॉ बना के बताएगी। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करेगी। प्रेस्क्राइब वो रेगुलेशन से भी कर सकती है, ऑर्डर से भी, ऑर्डिनेंस से भी, मतलब लॉ से भी कर सकती है, कोई लेजिस्लेशन पास करके, या फिर कोई रेगुलेशंस निकाल सकती है, रूल्स निकाल सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसके कर्तव्य और फिर जो भी इसकी शक्तियाँ होंगी वो इसमें रहेंगी। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है इसके कर्तव्यों, इनकी शक्तियों को? वो करता है आपका पार्लियामेंट, संसद वहाँ पे करती है डिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके आर्टिकल 151, ये बात करता है ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं ये कैसे पूरा सा खाता सा होता है पूरा, कि इसमें फंड में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ठीक है, और कहाँ कहाँ जो है कितना कितना पैसा लगाया, सपोज डिफेंस में कितना लगाया, डेवलपमेंट में कितना लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना लगाया, स्कीम्स में कितना लगाया, या फिर और कोई भी हो गया। तो कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाया, कितना पैसा आया, कितना लोन दिया। तो पूरा जो एक पूरा सिस्टम होता है पूरा, उसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्लॉज कहता है कि द रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कहता है कि जो रिपोर्ट है, किसकी रिगार्डिंग रिपोर्ट है, ये यूनियन को लेकर रिपोर्ट है, तो ये किसके पास जाएगी, ये जाएगी राष्ट्रपति को। तो कैग जो है वो किसको सबमिट करेगा, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करेगा। अगर यही रिपोर्ट किसको लेकर है, अगर स्टेट के अकाउंट्स को लेकर है, तो वो किसको सबमिट करेगा, वो करेगा गवर्नर को। कहाँ इधर रखिए, सेकंड क्लोज में बात कर रखा है कि वो स्टेट के रिगार्डिंग अगर अकाउंट की अगर ऑडिट रिपोर्ट है, वो किसको सबमिट करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो उस राज्य के गवर्नर को सबमिट करेगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो किसके समक्ष रखेगा, वो लोकसभा और राज्यसभा के सामने वो रिपोर्ट रख देगा कि देखो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें अकाउंटिंग वहाँ पे हुई है, फंड का ट्रांजैक्शन इसमें ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये किसको करेगा, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वहाँ पे क्या करेगा, लोकसभा के सामने भी और राज्यसभा के सामने भी वो पूरी रिपोर्ट रख देगा। और गवर्नर का रखेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख देगा कि देखो राज्य के ये खर्चे यहाँ पे, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका बताता है आपका आर्टिकल 151। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब शॉर्ट में अगर बताऊँ तो कौन है, ये आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है भारत का। ठीक है, तो सारा काम अकाउंटिंग का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वो सब कौन देखता है, कैग देखता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।